नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदी प्रदेश की खबरें कई बार आपको पिंजड़े में बंद कर देती हैं। यह पिंजड़ा इतना बड़ा है कि आप निकल नहीं सकते और निकल भी जाएंगे तो बिना संसाधनों के दूर तक नहीं चल सकते। सूचना और समझ की कमी भी आपके कदमों की चाल को सुस्त कर देती है। हिंदी प्रदेश एक ऐसी दुनिया है जिसके बाहर कोई दुनिया नहीं। इसकी दुनिया 10वीं पास के बाद जहां होती है वहीं पर बंद हो जाती है। गुवाहाटी के 5 स्टार होटल के बाहर कितने ही रिपोर्टर हैं, लेकिन सबके कैमरे से कमोबेश एक ही तरह का दृश्य आ रहा है। वही 25-30 खाए अघाए विधायक इधर से उधर टहलते नजर आते हैं। मतलब देखने की भी सीमा होती है। इसमें क्या है देखने के लिए? क्या कोई रिपोर्टर मेरी तरह ऊब नहीं गया होगा? वही विधायक, वही दृश्य, लेकिन जो जहां है वहीं फिक्स है। इसलिए शहर बदलने के बाद भी खबरों की दुनिया जेल सी लगती है। अब ना तो इस दुनिया में कोई खबर है, ना कोई देखने लायक दृश्य। इस चलते हुए साये से मत डरिए। यह साया विधायकों को तोड़ने वाली उस महाशक्ति का नहीं, विस्मिता का है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से आधे घंटे की दूरी पर रेंगस्टेड कोस्ट है। इस समंदर को डेनिश भाषा में ओरसुंड कहते हैं। यहां लगी इन सफेद नौकाओं और नीले आसमान को देखकर आप दर्शक जी मत ललचाइए। यह तस्वीर गुवाहाटी के बोरिंग होटल में बंद विधायकों के लिए है। जब इतना पैसा है ही, कोई पूछने वाला नहीं, तो ऐसी जगह पर फूंकना चाहिए। पर्यटन भी होता रहे और दल बदल भी। सुबह के 9:30 बजे हैं और विराट समंदर के किनारे अकेले खड़े इस व्यक्ति को देखिए। तौलिए से शरीर को ऐसे रगड़ रहे हैं जैसे समंदर से नहीं, सरयू नदी से निकले हों। सरयू का जिक्र यूं आ गया कि वहां स्नान करते वक्त पति पत्नी ने एक दूसरे को चूम लिया तो गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। मगर चिंता ना करें, उन गुंडों के पास बस के पैसे नहीं होंगे। कोपेनहेगन आकर क्या ही उत्पात करेंगे। अगर आप समंदर की तरफ भागते इन नौजवानों को देखने के बाद भी गुवाहाटी और मुंबई की घटनाओं में फंसे हुए हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लीसा जी की उम्र 60 साल हो गई है और वो अकेली नौकायान की तैयारी में हैं। उनके पीछे 2 और लोग नाव लेकर समंदर में उतरे हैं। लीसा भारत के रिटायर्ड अंकिलों की तरह व्हाट्सएप ग्रुप में कैद नहीं हैं। अब इन दोनों को देखिए, अपनी नाव लेकर समंदर की बाहों में खो जाने के लिए बेकरार हैं। कायाक को भारत में डोंगी कह सकते हैं, मगर कायाक ओलंपिक वाली नाव है। यूपी बिहार की खबरों से दूर ये दोनों अपनी अपनी नौका में बैठकर अपनी ही दुनिया में खो चुके हैं। सरयू नदी के किनारे वाले गुंडों ने प्राइम टाइम का ये एपिसोड देखकर अपना मोबाइल नदी में फेंक दिया होगा। हताश हो गए होंगे बेचारे। अगर आप यहाँ होते तो क्या परवाह करते कि महाराष्ट्र के स्पीकर ने क्या किया, शिवसेना ने किसे बर्खास्त किया। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं जहां के भी विधायक आना चाहें गुवाहाटी आ जाएं, पर्यटन का विकास होगा। असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने एकनाथ को पत्र लिख दिया है कि असम से चले जाइए, यही राज्य के हित में होगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हर कोई कोपेनहेगन आ जाए, इस समंदर के किनारे कोई झगड़ा नहीं होगा। आपका मुंह से ही सुना कि और पहुंच रहा है, तो और भी पूरा देश का जितना विधायकगण है सबको मैं आमंत्रित करता हूं, असम में आइए। मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और असम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। मेरा पता नहीं है, लेकिन असम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए असम। आप भी वेकेशन में आइए असम में। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। पानी की बोतलें आप देख सकते हैं लेकर जा रहे हैं। खाने ले जाने के लोगों के पास जगह नहीं है। पानी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। कई लोगों को 2-3 दिनों से पानी भी नहीं नसीब हुआ है। और जहाँ पर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर असम में ही गुवाहाटी में महाराष्ट्र से कई सारे MLA 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे घुटने तक अभी पानी आप देख सकते हैं। अगर मैं आगे जाता हूँ तो ज़्यादा आगे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे गले तक पानी आ जाएगा। कई लोगों के घर के कई सारे फ्लोर्स डूब चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि सरकार की तरफ से ज़्यादा मदद नहीं मुहैया हो पा रही है। NDRF SDRF जो भी मदद कर पा रही है कुछ कुछ जगहों तक पहुंच रहा है, लेकिन हर जगह तक नहीं पहुंच पा रहा है। रिसोर्सेज जितने भी है
यही शिकायत है, वो बराबर आदमी को दे रहा है, छोटा आदमी कोई नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है, सब बड़ा आदमी को मिल रहा है, छोटा आदमी किसी को नहीं मिल रहा है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। उधर में सुकांत सरानी है, नेशनल हाईवे है, राधा माधव रोड है, पब्लिक स्कूल, सब जले से ये हुआ। लेकिन सारे मानस सोम मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन पूरे हो गए, वहाँ पे नहीं, विद्युत नहीं थे, वाटर सप्लाई भी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, व्हाट्सएप कनेक्शन भी नहीं है। हम दूसरे जगह से कोई संपर्क करने का चांस ही नहीं है। 1 रुपये का सामान मेरे घर में पानी, मेरा दुकान चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन कहाँ विधायक का नहीं देखा विधायक को। एक भी आदमी नहीं गया, एक भी आदमी, मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ, एक भी आदमी नहीं गया। 72 घंटे से हम फ्लड में एकदम अटके हुए हैं। सोनाई रोड में 7 फुट का वाटर है पानी में, कोई एमपी नहीं है, कोई नहीं है। रिलीफ के नाम पे 2 पैकेट बिस्किट, अमूल मिल्क 500 लीटर और 1 लीटर पानी मिलता है। अभी तक आप खुद देखा है, हमारा लोकल एमपी एमएलए का कोई राजदीप राय कोई नहीं है अभी तक। इस मुसीबत में हम लोगों का जनता का प्रतिनिधि जो है, उनका चेहरा नहीं दिखा रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर एमपी एमएलए को यहाँ पर हॉर्स राइडिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आसाम के लड़के यहाँ पे पानी पे डूब रहा है, लेकिन यहाँ पर ये हॉर्स राइडिंग चल रहा है। ये है हमारे सरकार, ये है हमारे सरकार जो के वजह से जो सबका साथ सबका विकास का बात करते थे। ये है हमारा सरकार, ऐसे चल रहा है हमारी सरकार। दल बदल से राज्य के पर्यटन का विकास होता है, यह हल्की बात नहीं है। दल बदल के पीछे जो धन बदल होता है, उससे कुछ तो विकास होता ही होगा। बस आप यह नहीं जान सकते कि विधायकों के लाने ले जाने में किसका पैसा लगा है, कैसा पैसा लगा है, कितना पैसा लगा है। अगर इसे पर्यटन की मान्यता देनी है, तब फिर कोपेनहेगन क्या बुरी जगह है, गुवाहाटी भी अच्छी जगह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 20 दिन वहीं टिके रह जाएं। और भी जगहें हैं घूमने के लिए। मुंबई में अगर शरद पवार यशवंतराव चौहान सेंटर अपने विधायकों की बैठक में जा रहे हैं, या आदित्य ठाकरे शिवसेना भवन पहुंच रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन खबरों को सुनते रहें लेकिन देखें कुछ और। इस बार ओडिशा चलते हैं, पुरी के किनारे। दिल्ली और मुंबई के आसमान से अब ऐसे बादल विदा हो चुके हैं और लहरों के दौड़ने के लिए इतनी खुली जगह मुंबई में भी नहीं है। पुरी का किनारा है, विधायक अरब सागर का किनारा छोड़ आए हैं तो उन्हें बंगाल की खाड़ी का किनारा देखना चाहिए। दौड़ती, भागती, उछलती, कूदती आती ये लहरें ऐसे लिपटने को आतुर लगती हैं जैसे मुंबई से एक और विधायक उद्धव को छोड़कर एक नाथ के गले लिपटने आ गए हों। मुंबई से भागे भागे चले आ रहे शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे गुवाहाटी पहुंचकर ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे पुरी की ये लहरें किनारों से मिल रही। अगर राजनीति की यह सड़ांध पर्यटन का सबब हो सकती है तो फिर से इन लहरों से राजनीति की जानी चाहिए, जिनका मिलना और बिछड़ना पल भर की बात। सुबह हमारे सहयोगियों ने खबर दी कि शिवसेना के एक और विधायक भास्कर जाधव के नॉट रीचेबल होने की खबर है। अगर ऐसा है तो वे भी उसी 5 स्टार में जाएंगे जिसकी तस्वीरें अब बोरिंग लगने लगी। आप इन लहरों को देखिए, बीपी नॉर्मल रहेगी। बाकी खबर तो यही बताई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों की संख्या 41 तक ले जाना चाहते हैं, 50 का दावा कर रहे हैं। उनके साथ 9 निर्दलीय विधायक भी गुवाहाटी पहुंच गए हैं। आप सभी पूरी आइए, यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। लहरें आपको बुला रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज की चिंता मत कीजिए, कुछ ब्रेक हो भी गया तो संवाददाताओं से फोन पर बात कर लेंगे या उनकी रिपोर्ट लगा देंगे। आज शाम तकरीबन 7:30 बजे एक बैठक शुरू हुई, जिस बैठक में शरद पवार, अजित पवार और जयंत पाटिल आए हैं। इस बैठक से क्या कुछ निकलेगा ये तो उन 4 नेताओं के बीच में ही होगा। कांग्रेस उस बैठक में नहीं आई है, ये भी एक सच है, लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो आखिर तक शिवसेना के साथ रहेंगे। जयंत पाटिल और अजित पवार के साथ शरद पवार का मातोश्री आने का मतलब एक ये भी निकाला जा रहा है कि ये पूरी लड़ाई अब शरद पवार ने अपने हाथ में ले रखी है। जो अब तक बात हुई है तमाम लोगों से, खासकर कि मुंबई में जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से, उनका कहना है कि वो कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, विधानसभा के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे और ज़मीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि इस पूरे मसले को वो स्ट्रेच करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरफ, किसी भी तरीके से जो एकनाथ शिंदे के कैंप के लोग हैं उनमें से जो लोग कुंठित हो जाएं या उनको अपने हिस्से का कुछ ना मिलता हुआ दिखाई दे,
तो वो इधर का रुख करें और एक तरीके से ये टूट दिखाई दे। उसका इंतज़ार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश भी की जा रही है और एक दबाव समूह अब सामने आ रहा है जिससे समझ में आता है कि किस तरीके से शहर में अलग अलग हिस्सों में उन विधायकों के खिलाफ अब मोर्चाबंदी हो रही है। शिव सैनिकों की जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उनके चेहरों पर कालिक लगाई जा रही है, पोस्टर में उनके दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। ये सब कुछ होता रहा है। आने वाले वक्त में बहुत जल्दी इस पूरी घटनाक्रम पे पर्दा डल जाएगा ऐसा नहीं लगता है। उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि कानूनी पेचीदगियाँ बहुत लंबे समय तक खींची जा सकती हैं। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर दोनों अपने अपने जो मसले हैं उनको अभी छुपा कर रखे हुए हैं। ना गवर्नर साहब सामने आ रहे हैं, ना ही डिप्टी स्पीकर अपनी रणनीति के साथ सामने आ रहे हैं, ना ही शिवसेना अपने सामने आ रही है कि वो आगे आने वाले वक्त में क्या क्या करेगी। इस सब के बीच में एक जो बड़ा संकेत ब्यूरोक्रेसी दे रही है वो ये है कि बहुत सारी फाइलें जल्दी जल्दी निपटाई जा रही हैं। जो पेंडिंग वर्क या जो काम पड़े हुए थे उनको निपटाने का काम भी किया जा रहा है। यहां तक हम किसी तरह मैनेज कर पाए कि महाराष्ट्र की राजनीतिक खबरों के पीछे का दृश्य बदल दे ताकि सुनने में भले बुरी लगें लेकिन देखने में सुंदर हो जाएं। राजनीति कम से कम देखने में भी सुंदर हो तो क्या बात है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है, उससे तो यही लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में भरोसा करने लायक केवल एकनाथ शिंदे बचे हैं। फिर उनका गुट निर्दलीय विधायकों से क्यों डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करवाता है? एकनाथ शिंदे खुद क्यों नहीं करते? इस दल बदल की एक खास बात और है, ग्रुप फोटो। हर दिन कुछ हो या ना हो एक ग्रुप फोटो आता है, यह बड़ा गजब है। क्या इस फोटो में आपको केवल विधायक दिख रहे हैं? क्या वो ललक नहीं दिख रही जिसकी आदत स्कूलों में डाली गई, जब हर क्लास के आखिरी दिन किसी को स्टूल पर बिठाकर तो किसी को बेंच पर खड़ा कर ग्रुप फोटो लिया जाता था? क्या इन विधायकों का भी ऊंची कक्षा में प्रमोशन हो गया है? क्या दल बदल इतना बड़ा काम है कि 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम की तरह ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं? अपनी टीम को जिताकर ग्रुप फोटो खिंचाने की बात तो समझ आती है, लेकिन अपनी ही टीम को तोड़ फोड़ कर हराकर बागी टीम बनाने पर भी ग्रुप फोटो का मौका बनता है, यह भी अब समझ आने लगी है। काश ऐसा होता कि इनके वोटर भी एक ग्रुप फोटो खिंचाते और विधायक के घर टांग आते कि हम सब आपके वोट देने वाले हैं। पूछा जा रहा है कि चार्टर फ्लाइट के करोड़ों रुपए, होटल में इतने लोगों के ठहरने पर होने वाले करोड़ों रुपए किसकी जेब से दिए जा रहे हैं? कैश पेमेंट हो रहा है या कार्ड पेमेंट, कोई बता नहीं रहा। बस ये ग्रुप फोटो आ जाता है। अब इस फोटो का हम क्या करें? ये फोटो सूचना नहीं है, सूचना है कि इस फोटो के पीछे के पैसे और एजेंसियों के रोल का क्या महत्व है, कोई है भी या नहीं, और वो सूचना किसी के पास नहीं। आरोप बीजेपी पर लग रहा है, मगर बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, बीजेपी का कोई रोल नहीं। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है, हमें इसको गिराना नहीं है, ये खुद झगड़ा करेंगे और आपस में झगड़ के इनकी सरकार गिरेगी। वही आज हो रहा है। अब सरकार शिवसेना के एमएलए ने बगावत करके वो गुवाहाटी चले गए। भाजपा वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हम उनके चक्कर में आज नहीं है, लेकिन लोकशाही में जो होता है वो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन सर वो लोग कह रहे हैं ना कि सेंट्रल मिनिस्टर्स की तरफ से धमकी दी जा रही है लगातार। कोई सेंट्रल मिनिस्टर धमकी देने वाला नहीं है, हम धमकी देंगे भी नहीं है, वो उनका अंदरूनी मामला है। सब बाहर आकर बता रहे हैं कि यह अंदरूनी मामला है। शिवसेना ने आज 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए डिप्टी स्पीकर को पत्र लिख दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी सीताराम जिरवाल ने शिवसेना के विधायक दल के नेता पद के लिए अजय चौधरी के नाम को मंजूरी दे दी। एकनाथ शिंदे गुट ने इसका विरोध किया कि अवैध है। मंगलवार को जब यह भगदड़ शुरू हुई तभी शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। आज के प्राइम टाइम का थीम ही पर्यटन है। अभी हम आपको और भी जगहों पर ले जाने वाले हैं। पहले अहमदनगर आइए, यहां पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। उनके पोस्टर पर काले रंग का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आइए मुंबई के कुर्ला में,
यहां पर शिव सैनिक आवाज दे रहे हैं ताकि और भी शिव सैनिक चले आएं और बागी विधायक मंगेश कुलालकर के दफ्तर तक पहुंचकर नारेबाजी करने लग जाएं। उनके पोस्टर पर भी काले रंग का राजनीतिक दुरुपयोग किया गया है। शिंदे के समर्थकों ने अपने पोस्टर से उद्धव ठाकरे को हटा दिया है, लेकिन उनकी तस्वीरों से नाराजगी नहीं जताई है। क्या इससे बागी विधायकों पर दबाव पड़ेगा? एक बात सच्ची बताऊं, विद्या कसम, अगर आप 5 स्टार में आराम फरमा रहे होते हैं तो बाहर सड़क पर क्या होता है उसकी कोई टेंशन नहीं होती। मुंबई से सटे ठाणे शहर में घोड़बंदर रोड सहित कई इलाकों में बीती रात पूरी रात जाग रहे हैं इनके समर्थक। एकनाथ शिंदे समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए। उधर हिंगोली से शिवसेना के विधायक संतोष बांगर ने कहा, जो विधायक गुवाहाटी में है वो लौट आए, जो बागी होते हैं वो कभी नहीं जीतते। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन संतोष बांगर ने कहा इसलिए लौट आइए कि बागी हार जाते हैं। उद्धव ठाकरे सभी को 100% माफ कर देंगे। सर, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांकडे तुम्ही या, 100% तुम्हाला साहेब माफ केल्याशिवाय राहणार नाहीत। माननीय एकनाथ भाई शिंदे सुद्धा तुम्हाला सांगतो की आपल्या शिवसेनेचे गटनेते आहेत, त्यांना सुद्धा मला विनंती करायची आहे की एका ठिकाणी आपण सगळ्या जणांनी बसा आणि निर्णय घ्या। आम्ही 100% सगळे तुमच्या सोबत आहोत, पण ज्या छत्रपती शिवरायाचा करकरीत भगवा आहे त्याला डाग न लावता माझी आपल्याला सर्वांना विनंती आहे। एकनाथ शिंदे नहीं आएंगे। वैसे उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस वक्त नाथों के नाथ एकनाथ जिस तरह गुवाहाटी के होटल में बेखौफ टहलते नजर आ रहे हैं, कई बार तो लगता है कि अगला चुनाव गुवाहाटी से ही लड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 11वीं पास एकनाथ शिंदे के पास 11 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति है? मगर सैड बात यह है कि इतना पैसा होते हुए भी पति पत्नी पर 4.25 करोड़ रुपए का कर्जा है। लेकिन गुड बात यह है कि इसके बाद भी 5 स्टार होटल में शिंदे बॉस की मुद्रा में घूम रहे हैं। आपकी तरह इन्हें EMI देने की टेंशन नहीं है, टेंशन तो इन्हें हो गया है। सतारा से गुवाहाटी चले आए जिला अध्यक्ष और शिव सैनिक संजय भोसले को मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी बुलाया उद्धव ठाकरे को। पहुंच गए संजय भोसले, पोस्टर लेकर के हे एकनाथ मातोश्री चलिए। पुलिस इन्हें पकड़कर ले गई है। पुलिस ने बताया कि ये संवेदनशील इलाका है। अभी तो पता नहीं चला, कोई लोग कौन बता दिया पता नहीं है, लेकिन उनको अभी थाना में हम लोग भेज दिए हैं। वहाँ प्यार से बातचीत होगा, कहाँ से आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, तो पता चलेगा किस वजह से उनको डिटेन किया गया है। अरे वो कुछ बात दे रहा है, कुछ पेपर लेके आया था, वो अभी तो ये होगा। कोई आदमी को एक बार पूछताछ करने के लिए तो थाना में लेना पड़ेगा तो भाई। वो तो कोई इलीगल एक्टिविटीज में कोई। अरे सुनिए, यहाँ आप तो जानते हैं ये कितना सेंसिटिव एरिया है। आप लोग दूर दूर से आया है, सारा इंडिया से आया है, क्यों आया है? तो ये एरिया तो काफी सेंसिटिव है ना। आप लोग का सिक्योरिटी है, लोगों का सिक्योरिटी है, सब लोग के लिए पुलिस ये फोर्स इधर में दिया गया है। तो दैट इज व्हाई हम लोग कोई आदमी लोग कोई थोड़ा सा इधर उधर जो कार्रवाई होता है देखते हैं, सस्पेक्ट होता है, इसीलिए उसको हम लोग अरे डिटेन किया है। कौन अरेस्ट किया है? एकनाथ शिंदे की तरह जीना चाहिए, आराम से दल बदल करना चाहिए, असम के पर्यटन का विकास भी करना चाहिए। डिफेक्शन फॉर टूरिज्म, कतई भ्रम में ना रहे कि यहां नैतिकता की बात हो रही है। इसलिए हम हेल्थ प्रीमियम की भी बात नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम 15 से 20% बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम के बदले बीमा की राशि ही वसूल लेंगी। माहौल ऐसा हो गया है कि बीमा कंपनियां प्रीमियम की दरें 50% भी बढ़ा दें तो लोग खुशी के मारे बालकनी में आ जाएंगे थाली बजाते हुए। दिन भर यही सब खबरें आती रही कि मुंबई में पवार से मिलने संजय राउत जा रहे हैं, तो मातोश्री में मोर्चा लेकर एनसीपी के नेता जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर एनसीपी महिला अध्यक्षा विद्या चौहान के साथ सिविल सोसाइटी के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और चुनी हुई सरकार को गिराने की बीजेपी की प्रवृत्ति की निंदा की। शरद पवार ने गुरुवार को चेतावनी दे दी, तो उसके जवाब में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी जवाबी चेतावनी ट्वीट कर दी। लिख दिया, माननीय शरद पवार साहब उन सभी को धमकी दे रहे हैं, आओ और हॉल में दिखाओ। वे आ रहे हैं, वे आएंगे और अपनी मर्जी से मतदान करेंगे। यहां तक कि उनके बालों को धक्का देने से भी घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। राणे कह रहे हैं कि बागी विधायकों के बालों को धक्का देने से भी घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब इसी बहाने संजय राउत भी उसी तरह की भाषा बोलने लग गए।
देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। महाराष्ट्र में तनातनी की बात ठीक नहीं है, इसलिए हमने ओडिशा के पुरी और डेनमार्क के कोपेनहेगन का समुद्री किनारा दिखाया ताकि लोगों में उत्साह और प्रेम का संचार हो। वैसे एडीआर की वेबसाइट पर मौजूद विधायकों के हलफनामे का थोड़ा सा ही अध्ययन करने पर जो पता लगा है उसके बाद तो मैं समझ गया हूं, बाकी आप अपना समझ लीजिए। जो लोग भी शिंदे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं उन्हें हंसाने के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि एक नहीं उनके पास 2-2 बंदूकें हैं। ज्यादा कुछ नहीं, दल बदल की बोरिंग रिपोर्टिंग को लेकर मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूं। एकनाथ शिंदे के पास एक रिवॉल्वर है, एक पिस्टल है। महेश शिंदे के पास 25 लाख का पिस्टल है। तानाजी सावंत के पास 50,000 का रिवॉल्वर है। तानाजी पीएचडी हैं। प्रताप सरनाइक के पास 6.5 लाख का रिवॉल्वर है। 10वीं पास है मगर 125 करोड़ की संपत्ति है। बालाजी किनीकर के पास 58,000 का रिवॉल्वर है। गुलाब राव पाटिल के पास 58,000 का रिवॉल्वर है। वैसे संजय राउत के पास भी 30,000 की एक बंदूक है। अगर उन्हें आगे मिले तो कि नहीं, हमारे जैसे कट्टर शिवसेना के सामने आने दो, मैं उसको खींचूंगा। मैं क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? मैं खींचूंगा उसको। आने की बात देखेंगे। मेरे जैसे के सामने आने दो, मैं देखूं। पार्टी में टूट हो गई है। शिवसेना पर आए संकट के विरोध में जब शिवसैनिकों का गुस्सा अब धीरे धीरे उबाल मारना शुरू कर रहा है और धीरे धीरे जो है शिवसैनिक, अभी कुछ देर पहले सुनने में आया था कि मंगेश जो हैं विधायक एक हैं, उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई थी और हम देख रहे हैं कि मातोश्री के पास शिवसैनिक यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का रोष है? हम लोग रोज बोले तो हमारा एक ही नेता है उद्धव ठाकरे, बस शिवसेना उसके साथ में हम लोग रहेंगे। कोई भी आने दे, कोई भी आने दे, उनको सबको गिराएंगे। ये हमारा नेता एक ही है। तो क्या आप लोग को आदेश हुआ है आने के लिए? आदेश हुआ नहीं, हम लोग खुद उसी से आए ले कि हम लोग कट्टर शिवसेना गए, शिवसेना के साथ में रहेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मुलुंड से आए। मुलुंड से आप क्या कहेंगे, किस तरह का रोष है आप लोग का? यहाँ पर आप लोग मातोश्री के पास आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? 54 गए ना तो ऐसे हजारों बनाएंगे हम लोग। वो 54 का हम लोग को गरज नहीं, वो गद्दार है। शिवसेना अंगार है, बाकी सब अंगार है। शिवसेना अंगार है, बाकी सब अंगार है। उनका तो कहना है कि बाल ठाकरे का जो हिंदुत्व है उसको लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। असली शिवसेना उनके साथ है, संख्या बल उनके साथ है। आप लोग क्या कहेंगे? ठाकरे का तो शिवसेना है, तो उद्धव जो है ना उसका बेटा है ना, तो वो समझता है ना, अभी मुख्यमंत्री है ना, मैं उसको क्या छोड़ के गया? ऐसा छोड़ना नहीं मांगता है, छोड़ना मांगता है, समोर बैठ के छोड़ना मांगता है। ऐसा नहीं छोड़ेगा, ऐसा छोड़ना नहीं है। आप सब लोग असली शिवसेना के साथ है, जो कि जी शिवसेना असली एक ही है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना एक ही शिवसेना है। वो जो कह रहे हैं वो नहीं है। नहीं, शिवसेना एक ही है। उद्धव साहब के साथ ही है, बाला साहब ठाकरे के साथ, आदित्य साहब के साथ, हम लोग उनके साथ ही है। वैसे गुवाहाटी गए 25-30 विधायकों के हलफनामे में किसी प्रकार के हथियार का जिक्र नहीं है। इस जानकारी का संदर्भ जरा सा ग्लोबल है। अमेरिका में गन कंट्रोल पर एक कानून बन गया है। यह ऐतिहासिक घटना है। अमेरिका के मॉल में भी बंदूकें मिलती हैं, जैसे भारत में ठेले पर भेलपुरी। अमेरिका में बंदूकें खरीदने के लिए अब कानूनी प्रावधानों को मुश्किल कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने फिर से साफ किया है कि बीजेपी का कोई रोल नहीं है। हर दिन साफ करना पड़ता है कि बीजेपी का कोई रोल नहीं है। पूजा भारद्वाज ने शिवसेना एमएलसी पूर्व विधायक सुनील शिंदे से बात की। हम जमीन पे रह के काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, लोगों के में जाके काम कर रहे हैं।
तो हमारे ये लिए कोई सिचुएशन नहीं है, या इसके लिए कोई गाइडलाइन चाहिए या नया मार्गदर्शन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे रूटीन मीटिंग है वैसे आज की ये रूटीन मीटिंग थी। जमीन पर अस्तित्व शिवसेना की अभी क्या है? काफी मजबूत है, काफी मजबूत है। कैसे संभालेंगे टूटती शिवसेना? अरे बीच में क्या देखो, शिवसैनिक सक्षम है। इसके पहले भी शिवसैनिक ने इस तरह का सिचुएशन देखा है, उसमें से भी खड़े नहीं रहेंगे तो हम सत्ता हासिल की हम लोगों ने। देखो ऐसे संकट में शिवसैनिक ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। देखिए अभी हमारे लिए कोई संकट नहीं है, ये अगर संकट रहता तो तुरंत शिवसैनिक उतर जाते। शिवसैनिक के लिए ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग रूटीन जो जिस तरह रोज का काम करते हैं वैसे काम कर रहे हैं। खबरों में कल्पना गायब है, सूचना तो है ही नहीं। अब जैसे एक कल्पना की गुंजाइश बनती दिखती है। गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में हर दिन बागी विधायक ग्रुप फोटो खिंचाते हैं। अब कल्पना कीजिए, उद्धव ठाकरे अचानक गुवाहाटी पहुंच जाते हैं और पहले से इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ग्रुप फोटो के लिए सारे विधायक अपने कमरे से निकलकर जब वहां पहुंचते हैं तो उद्धव ठाकरे को बैठा हुआ देखते हैं। विधायक क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे को ग्रुप फोटो से बाहर कर देंगे या वहां से उल्टे पांव भागने लग जाएंगे? जस्ट कल्पना है। आखिर उद्धव ठाकरे गुवाहाटी क्यों नहीं जाते, ये क्वेश्चन है। दरअसल सारा कसूर बोरिंग खबरों का है। पूरा हफ्ता एक ही होटल की लॉबी को देखते हुए निकल गया। मुंबई से कोई आता है, लॉबी में ही मिलता है, लॉबी में फोटो खिंचाता है। हमारा भूगोल कितना सीमित हो गया है, इसलिए हमने सोचा एक प्रयोग करते हैं। अगर यह खबर भारत के लिए अहम है तो इस खबर को भारत के किसी निर्जन इलाके में जाकर जन जन को सुनाते हैं। कल्पना करते हैं कि उन पर क्या असर पड़ता है। आप मेरे साथ आधी अधूरी सूचनाओं को लेकर चीखते भागते एंकरों को छोड़कर सुशील महापात्रा के गांव आ जाइए। यह गांव ओडिशा के जगत सिंहपुर में है। नारीगंज और दाइलो रोड पर आइए। हरियाली देखकर अच्छा लगा होगा। सोचता हूं कि सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर लाउडस्पीकर बांध दिए जाएं और गोदी मीडिया के चैनलों को लगा दिया जाए। डिबेट शो में होने वाले झगड़े की आवाज सुनकर दोपहर के वक्त सुस्ता रहे गांव के लोग भागे भागे खेतों की तरफ दौड़ने लग जाएंगे। इस निर्जन सड़क पर चले जा रहे इस बाइक सवार को क्या पता है कि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया है। $1 78 रुपए से भी अधिक का हो गया है। अपने मवेशियों का ख्याल रखने वाली इस बूढ़ी मां को क्या पता है कि अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक विदेशी निवेशकों ने भारत से 2,60,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। क्या इस गांव के लोग 2,60,000 करोड़ रुपए गिन सकते हैं? क्या इस गांव के तालाब में गुवाहाटी के 5 स्टार होटल वाले विधायक स्विमिंग के लिए आ सकते हैं? किनारे केले के पेड़ भी लगे हैं, फ्री में केले भी मिलेंगे। यहाँ बंदर भी नहीं है। उनके आने से इस गांव की सड़कों पर कारें भर जाएंगी। पर्यटन का कितना विकास होगा। इन लोगों को अगर आज की रात सूचना दी जाए कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, लाखों लोगों के पास पेट्रोल, बिजली और खाने की कमी हो गई है, तब इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? गांव के इस हिस्से में लगता है धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। इसी लाउडस्पीकर से मंत्रों के पढ़े जाने के बाद कोई खबर पढ़ने लग जाए कि पाकिस्तान की भी हालत खराब है। भारत का तो कम फिसला है, मगर पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले ससर के नीचे सरक गया है। $1 की कीमत 213 रुपए हो गई है। एक साल में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर आधे से भी कम हो गया है। श्रीलंका और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमीर देशों की तरफ देख रहे हैं कि कोई उन्हें बचा ले। क्या इन खबरों को सुनते ही गांव के बच्चे अचानक इस तालाब में नंगे बदन कूद पड़ेंगे? हम नहीं जानते कि इन खबरों से जागरूकता कब और कहां आती है और जगाने के बाद खबरें कहां चली जाती हैं। तब फिर सुशील कहते हैं कि गांव में बहुत शांति है। क्या इसलिए प्राइम टाइम की जानकारियां भेजे में शोर करने लगी हैं? देखने के बाद भी लोगों को दिखाई नहीं देता कि भारत जैसे देश में पत्रकारिता 2 कौड़ी की नहीं रह गई है। अखबार आम के अचार लपेटने लायक नहीं रह गए हैं। महाराष्ट्र से कभी भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। पिछले एक सप्ताह में महाराष्ट्र की घटना ने असंख्य ब्रेकिंग न्यूज का उत्पादन किया है। सारी सूचनाएं किसी काम की नहीं। एक बार एकनाथ शिंदे ने किसी महाशक्ति का नाम लिया, लेकिन वो महाशक्ति कौन है उसका नाम नहीं बताया। खैर, जब भी और जैसे ही कोई खबर आ जाएगी, हमारे सहयोगी रिपोर्ट करने ही लगेंगे, चिंता ना करें। अगर दल बदल का थीम पर्यटन है या पर्यटन के थीम पर दल बदल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बेरोजगारों से भरे इस देश में कुछ गजब हो रहा है। यह तस्वीर लाहौल स्पीति की है। विपुल ने भेजी। इन हिम पर्वतों को देखकर हमें एक पुरानी खबर याद आ गई।
2019 के लाइव मिंट में छपी है। गुजरात की एक पर्यटन कंपनी ने चुनाव के वक्त इलेक्शन टूरिज्म का आइडिया निकाला, पैकेज बनाए, विदेशी लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के नाम दिए कि राजस्थान आइए, हिमाचल आइए और चुनावी पर्यटन कीजिए। इन पैकेजों के नाम थे हस्टिंग्स इन हिमाचल, रिपब्लिक ऑफ राजस्थान और ग्रासरूट डेमोक्रेसी ऑफ केरला। नौजवान परेशान हैं। वे नौजवान भी परेशान हैं जिन्हें यूक्रेन से लाया गया, जिनके लाने के नाम पर ब्रांडिंग की गई, झूठ बोला गया कि युद्ध रुकवाकर इन्हें लाया गया है, राजनीति चमका ली गई, लेकिन उनके भविष्य का क्या होगा इस पर अभी तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आती है। नौजवान परेशान हैं, इसलिए ब्रेक ले लीजिए और हो सके तो जगत सिंहपुर के इस झूले के बारे में सोचिए जो आपका इंतजार कर रहे हैं। और आपसे मुलाकात अब 4 जुलाई को होगी। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। अगले राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद ने रखा। पर्चा दाखिल करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को फोन करके अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा। 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को जो क्लीन चिट मिली थी वो बरकरार है। दंगा पीड़ित जकिया जाफरी, जिनके पति एहसान जाफरी को दंगों में मार डाला गया था, उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंगों के पीछे बड़ी साजिश की जांच अब नहीं होगी और जकिया जाफरी को की अपील में मेरिट नहीं होगा। भारतीय युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरोपियों के हाथों में एसएफआई के झंडे देखे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के बेंगलुरु आने पर जिन सड़कों को दुरुस्त किया था बीबीएमपी ने, वो जगह जगह से उधड़ने लगी हैं, यानी ये सड़कें 2 दिन भी नहीं टिक पाई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बेंगलुरु महानगर पालिका ने 23 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेंगलुरु महानगर पालिका में भ्रष्टाचार का क्या आलम है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।